हेलो स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर सेकंड का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में इंडस्ट्री के बारे में सीखा था। अभी इसमें हम सीखेंगे कॉमर्स एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले बात हम करेंगे बिजनेस के बारे में। फिर से, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजम्पशन। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्टार्ट लेती है प्रोडक्शन के साथ और ख़त्म हो जाती है कंजम्पशन के साथ। यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुई थी, जब वो कंज्यूम हो जाती हैं तो एक्टिविटीज़ क्लोज हो जाती हैं बिजनेस की। अब अगर इस बात को ध्यान से देखें तो बिजनेस में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे पहला प्लेस है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। एक वो जगह जहाँ प्रोडक्शन होती है और एक वो जगह जहाँ यहाँ हुई प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूम किया जाता है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इनके बीच में बहुत लंबा रास्ता रहता है। ठीक है, नाउ द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। प्रोडक्शन का काम कहाँ रहता है? इंडस्ट्री में होता है। बाकी का जो भी वर्क है प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? परचेज एंड सेल्स एंड अदर सब्सिडरीज एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ और होती हैं परचेज के अलावा भी, वो सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स का मेन काम यही है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाना, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसके जो लंबा रास्ता है इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक गुड्स पहुंचाने में जो भी मुश्किलें, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस आती हैं, उनको दूर करना, यही काम है कॉमर्स का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ which have to be undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption. चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स की। देर आर मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी को हम लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग हैंड्स। एक तो ट्रेड है, व्यापार, खरीद बेच, और दूसरा है ऑक्सिलरीज, मतलब इसके हेल्पिंग हैंड्स जो बिजनेस करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सर्विसेज आ जाएंगी आपकी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो पहले हम ट्रेड की बात करेंगे, फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ट्रेड की। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड मीन्स सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट्स ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर। यानी कि जब भी हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो पर्सन्स की, जिसमें एक बायर है और दूसरा सेलर। फर्स्ट वन इज बायर, सेकंड वन इज सेलर। ठीक है, और बोथ आर वर्किंग फॉर अर्निंग म्यूचुअल बेनिफिट, एंड बोथ द पर्सन्स हु आर engaged in buying and selling activities are called the traders. Okay, the trade can be classified further into two parts generally, according to the level of business, the smallest level and the largest scale. ट्रेड छोटे लेवल पे भी हो सकता है और बड़े लेवल पे भी हो सकता है। तो इनके लेवल्स के हिसाब से फिर इनको फर्दर डिवाइड करना सीखेंगे हम लोग। आइए देखिए, ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर सेगमेंट। फर्स्ट इज होम ट्रेड, सेकंड वन इज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि जो किसी भी एक देश की बाउंड्री के बीच में रह के किया जाए, और फॉरेन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। इट इज़ द ट्रेड विच हैज़ टू बी डन विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ ए कंट्री, एंड फॉरेन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। होम ट्रेड फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर थ्री फैक्टर्स: लोकल ट्रेड, state level trade and national trade. And foreign trade further classified import trade, export trade and entry port trade. आइए इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए पहले होम ट्रेड के टाइप समझ लेते हैं। होम ट्रेड में पहला ट्रेड है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड को एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। द ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट।
किसी विलेज के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी टाउन के अंदर इसकी लिमिटेशन रहती है। तो ये वहीं जो ट्रेड विद इन द डिस्ट्रिक्ट किया जाए उसे हम लोग लोकल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बायर भी है और सेलर भी है। बायर एंड सेलर बोथ आर अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट। जब बायर और सेलर एक ही डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहते हैं और आपस में वो डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल ट्रेड। सेकेंड है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में पहले हम लोग इंट्रा स्टेट समझते हैं, फिर हम इंटर स्टेट की बात करेंगे। इंट्रा स्टेट, सपोज कीजिए आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये एक स्टेट है। सो व्हेन द ट्रेड इज लाइज बिटवीन द विद इन द स्टेट, जब आप विद इन द स्टेट की बात करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट लेवल का ट्रेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोहतक और अम्बाला दो सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर। जब बायर रोहतक में बैठा है और सेलर अम्बाला में है, आपस में दोनों ट्रेड कर रहे हैं, तो ये स्टेट लेवल ट्रेड माना जाएगा। और स्टेट लेवल के साथ साथ ये इंट्रा स्टेट ट्रेड है। इंट्रा वर्ड का जो मीनिंग है वो विद इन काउंट होता है, विद इन। ठीक है ना। अब देखिए इंट्रा के बाद इंटर स्टेट क्या है। इंटर मतलब बिटवीन द टू स्टेट्स। अगर मैं बात करूं देश की, इंडिया की, एक कंट्री में दो स्टेट्स हैं, एक हरियाणा है, एक पंजाब है। जब ट्रेडर बैठा है हरियाणा में, बायर, और सेलर है पंजाब में, आपस में दोनों ट्रेड कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड द इंटर स्टेट ट्रेड, और इसी को हम लोग नेशनल लेवल ट्रेड बोलते हैं। यानी कि अगर बात हम करें, ये इंटर स्टेट है बिटवीन द स्टेट्स, ये इंट्रा स्टेट है जिसे हम लोग स्टेट लेवल बोल रहे हैं। अगर इंटर स्टेट हो जाएगा तो वो नेशनल लेवल बन जाएगा वो। ठीक है ना। यानी कि अगर मैं एक और वे में बात करूं, लोकल ट्रेड क्या था, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, है ना, यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं इसे बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करूं तो बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, तो वो स्टेट लेवल बन जाएगा। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन द टू। ठीक है, तो इस ढंग से इसको अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड के तीन टाइप्स है, जैसे कि आप जानते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो पहले फॉरेन ट्रेड का पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज। होम ट्रेड मतलब विद इन द कंट्री हो गया वो, है ना। तो बिटवीन द टू कंट्रीज जब ट्रेड हो रहा है तो उसमें पहला है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड देखिए सिंपल एग्जांपल है, ये यूएस से है, ये इंडिया, दो कंट्रीज़ हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया बायर है, यूएस से सेलर है। यानी कि इंडिया अगर गुड्स बाहर से परचेज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं तो रिवर्स केस हो जाएगा, ये यूएस से है, ये इंडिया है। तो अगर इंडिया सप्लायर है यानी कि सेलर है एंड यूएस इज अ बायर, देन इट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, अब बारी आती है एंट्री पोर्ट ट्रेड की। एंट्री पोर्ट ट्रेड, इसको हम लोग एक और नाम से भी बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं री एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या मीनिंग है इसका, एग्जांपल से समझिए। यूएस से सेलर है एंड इंडिया इज द बायर, इसने इसे गुड्स सप्लाई किया है। ठीक है, तो इसने इंपोर्ट किया, गुड्स को इंपोर्ट किया इंडिया ने। इंपोर्ट करने के साथ साथ गुड्स इंडिया के पास आता है, और एज इट इज़ गुड्स ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पे है वो इंपोर्ट बाय द इंडिया, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ, और यहाँ पे उसने कर दिया एक्सपोर्ट, सो इट इज़ कॉल्ड द री एक्सपोर्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि जो यहाँ से गुड्स आया, जो शिप आया यहाँ पे, वो अनलोड हुआ पोर्ट पे यानी कि बंदरगाह पे, और साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया के शिप पे वो लोड हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि यूएसए से जो गुड्स आया है, जिस शिप पे आया है, वो अनलोड किए बिना ही ऑस्ट्रेलिया को रवाना कर दिया गया। यानी कि इंडिया इज़ प्लेइंग जस्ट लाइक ए मीडिएटर इन दैट केस, ये मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। यानी कि अल्टीमेटली गुड्स इससे इसको ट्रांसफर हुआ है, ये मीडिएटर है बीच में। सो इट्स कॉल्ड द एंट्री पोर्ट ट्रेड। चलिए बात करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड की, दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग हैंड्स टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। तो उससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए सिंपल दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि बिजनेस करने में बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं ऑन द वे व्हेन द इट स्टार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द गुड्स आर फाइनली रीच टू द फाइनल कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूम होनी है गुड्स। तो इस दौरान बहुत सारी हिंड्रेंसेस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं,
कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं मेनली, ये 6 ऑब्स्टेकल्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं पहले, फिर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन का नाम ही ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है। तो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, ये भी एक बाधा है, बहुत मुश्किल है। पर्सनस की हिंड्रेंसेस क्या है कि द गुड्स आर ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक माल कैसे पहुँचे, प्रोड्यूसर से होलसेलर तक कैसे पहुँचे, होलसेलर से रिटेलर तक कैसे पहुँचे, रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक कैसे पहुँचे, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रैवल कैसे करेगा गुड्स, दैट इज़ द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। फिर है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब हुआ कि गुड्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, जबकि उसकी जो खपत है, जो उसकी कंजम्पशन है, वो किसी और जगह होनी है। मतलब स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात हम करें, तो कोई जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दिया था कि हिमाचल में एप्पल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सेब बन रहे हैं, एप्पल्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि उसकी जो मतलब जो कंजम्पशन है वो ऑल ओवर इंडिया, ना केवल ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में रहती है। तो इन द सेंस कि कैसे इस हिंड्रेंस को दूर किया जाए, द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को, स्थान की बाधा, है ना। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की अगर हम बात करें, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन का एक टाइम होता है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है। अगर मैं गेहूं की बात ही कर लूँ, ज़्यादा हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे इसमें, अगर हम गेहूं की बात करें तो अनाज, गेहूं को, वीट जिससे बात कर रहा हूँ मैं, इसको प्रोडक्शन करने का एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। विंटर में इसकी बिजाई होती है और लगभग बैसाखी के टाइम इसकी कटाई होती है। तो स्पेसिफिक टाइम पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, तो तब तक बचा के कैसे रखा जाए, दैट इज़ द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क की अगर हम बात करें, आपके गोडाउन्स के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का गुड्स पड़ा हुआ है, राइट, कपड़ा है, अनाज है, कुछ भी और चीज़ें हैं आपकी गोडाउन्स के अंदर पड़ी हैं, आपके लॉकर में बहुत सारा कैश पड़ा है या ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको उसकी सेफ्टी कैसे की जाए, दैट इज़ द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए, रन करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मनी की। तो मनी अगर आपके पास शॉर्ट रह गई तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, ये हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है। आपको प्रोडक्शन करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी खरीदनी है, तो could you borrow money from any other person, that is the hindrance of finance. Next one is hindrance of information. इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है कि आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूस किया, अब आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द कंट्री सप्लाई हो, लोग इसकी डिमांड करें, कस्टमर शॉप पे जाके डिमांड करें कि ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे पता लगेगा कस्टमर्स को कि आपने प्रोडक्ट बनाया और वो इतना अच्छा है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट ही बेहतर है, दैट इज़ द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अब इन चीज़ों को समझने के लिए इनके सोल्यूशन की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज़ द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आइए बात करेंगे सोल्यूशंस की। पहला, हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक कैसे पहुंचेगी आपकी बनाई हुई गुड्स, विद द हेल्प ऑफ मिडल मैन कह लो, बिचौलिए कह लो इनको, मीडिएटर्स कह लो। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंट्री पोर्ट, यानी कि री एक्सपोर्ट में, वेयर द इंडिया इज़ द मिडल मैन। सो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स कौन पहुंचाएगा यहाँ पे, है ना। प्रोड्यूसर जो गुड्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद है कंज्यूमर जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करता है। ये दो, दैट इज़ द इनिशियल पॉइंट, दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द चेन ऑफ द फूड प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस। तो इसके बीच में मिडल मैन काम करेंगे अपना। मिडल मैन जस्ट लाइक होलसेलर के बाद फिर नंबर आएगा रिटेलर का, एंड रिटेलर पहुंचाएगा गुड्स कंज्यूमर तक। तो यहाँ पे 2 मिडल मैन्स की बात हो रही है, होलसेलर रिटेलर की, राइट। नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स कौन पहुंचाने में मदद करता है आपकी। गुड्स का प्रोडक्शन प्लेस अलग है, कंजम्पशन प्लेस अलग है, तो ऐसी मदद कौन करेगा आपकी, ये मदद की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय ट्रांसपोर्ट
By transport, commodities can be carried from from their production place to the place where they are actually required, where they have to be consumed. तो वहाँ तक पहुँच जाती है विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर कम्युनिकेशन की बात हम करें तो कम्युनिकेशन में क्या आता है, टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर्स एक्सेट्रा. तो विद हेल्प ऑफ, अगर हम जनरली बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, टेलीफोन से मोबाइल्स की बात हम करें, तो विद हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन इट कैन ऑल्सो बी सॉर्ट आउट जो प्लेस की हिंड्रेंसेज है कि हाँ गुड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ है, वेयर द गुड्स एक्चुअली आर रिक्वायर्ड विच वी हैव प्रोड्यूस्ड. जो बनाई है हमने उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है. तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ये पता लगता है कि हाँ जो गुड्स हमने बनाई है वो केरला में रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश में है, उसकी रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र में है, उसकी रिक्वायरमेंट हरियाणा में है, पंजाब में है. तो वहाँ तक फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वो चीज़ पहुँच जाती है. तो बोथ आर द को पार्टनर्स इन टू रिमूव दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंस. नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम. कौन रिमूव करेगा टाइम की हिंड्रेंस को? वेयर हाउसिंग, यानी कि माल गोदाम. वेयर हाउसिंग का प्रोसेस क्या रहता है? वेयर हाउसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि गेहूं है, अब गेहूं का प्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन उसका यूजेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर है. तो तब तक इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं जो हम लोग थ्रू आउट द ईयर खा रहे होते हैं, जबकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रही उस वक्त, उस टाइम पे. तो कैसा पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग, जिसमें कोल्ड स्टोरेज शामिल होगा. अगर आपने कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना है, बॉन्डेड वेयर हाउसेज शामिल होता है. तो वेयर हाउसिंग जो है वो इस टाइप की हिंड्रेंस को, टाइम की हिंड्रेंस को दूर कर देता है, उस चीज़ को सेफ रख के, स्टोरेज करके. नेक्स्ट है हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क. रिस्क की हिंड्रेंसेज को कौन दूर करेगा? इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस कैसे दूर करते हैं इन इस टाइप की रिस्क हिंड्रेंसेज को? ये माना जाता है कि जब इंश्योरेंस करवा लेते हैं आप अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स का जो गोडाउन में पड़ी हुई है, अपने ज्वेलरीज का, कैश का, या खुद की लाइफ का. यहाँ पे जनरली हम लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रिस्क की बात कर रहे हैं, बिजनेस के दौरान होने वाले रिस्क की. जस्ट लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक एंड सो ऑन. तो हम जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी गुड्स का, तो हम एक थोड़ी सी अमाउंट का प्रीमियम देकर इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस कंपनी को, अपने रिस्क का सारा जो टोकरा है वो उसके सिर पर रख देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे. और इफ़ मिस हैपनिंग हो जाती है अगर, तो इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका भरपाई कर देती है. नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. पैसे की बाधा, जो फाइनेंस की बाधा है, मुश्किल है, वो कौन दूर करेगा? दैट इज बैंकिंग. बैंकिंग विल सॉर्ट आउट दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस. बैंकिंग कैसे सॉर्ट आउट करती है? बैंकिंग में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं. सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट. आपके पास कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फ़ॉरन से गुड्स इंपोर्ट करनी है, फ़ॉरन ट्रेड के हिसाब से फ़ॉरन से गुड्स आपने इंपोर्ट करनी है, तो बैंकिंग आपको एक फैसिलिटी देता है. उस फैसिलिटी का नाम है, ये बात करते हैं अभी इस बारे में. फैसिलिटी का नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है? आपकी अगर गुडविल अच्छी है, आप इंपोर्टर हैं, आप फ़ॉरन से गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्टर गुड्स को भेजने के बदले में आपसे कुछ एक एडवांस एक श्योरिटी चाहता है. वो श्योरिटी लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में बैंकर आपको दे सकता है अगर आपकी गुडविल बहुत अच्छी है तो. तो बैंकर इस केस में आपकी मदद करता है कि आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे देता है, जिसमें कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन रहती है, एक गारंटी रहती है एक्सपोर्टर के लिए कि एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को गुड्स भेज सकता है, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसे की जिम्मेवारी ले ली है बैंक ने आपकी. तो दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस. और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लोन फैसिलिटी के बारे में आपने अच्छे ढंग से सुना हुआ है. लोन, कार लोन, मशीनरी लोन, बिल्डिंग लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, कैश क्रेडिट. तो ये सब इस तरह की फाइनेंस की फैसिलिटीज़ बैंक आपको अवेलेबल कराता है. इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट बैंकिंग चैप्टर में करेंगे. हिंड्रेंसेस लास्ट है इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंसेस की. कौन इन्फॉर्म करेगा आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों को, आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों के लिए कंज्यूमर को? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट आपकी हेल्प करेगी. एडवर्टीजमेंट इज इट्स ए हब ऑफ नॉलेज. ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को, मार्केट को, कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करती है आपको. और ये बताएगी आपको कि बोर्नविटा पीने से आपके बच्चे की जो हेल्थ अच्छी हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, वो स्ट्रॉन्गर शार्पर बन जाता है. ये बताएगी कि कैलोग से अगर ब्रेकफास्ट अगर आपने कर लिया है, कैलोग से ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो डेफिनेटली आपका दिन सारा अच्छा जाएगा. ये बताएगी, एडवर्टीजमेंट बताएगी आपको. और इसने बताया कि आपको एडवर्टीजमेंट ही बताएगी अगर आपने पेप्सोडेंट किया है तो 24 घंटे तक कीटाणुओं से डिशम होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सोडेंट.
ये बताएगा आपको, एडवर्टीजमेंट बताएगी आपको किसी भी प्रोडक्ट की अच्छाई, उसके फीचर्स के बारे में कंपेयर भी कराएगी आपको. So these are the auxiliary to trade, these are the helping hands to trade, which helps the business um, shifted the goods from the production place to the consumption place. Thank you so much.